हम लोग बात करते हैं कि एक प्रैक्टिकल यूजेज है कि हम लोग ये देखें कि जो फाइनेंस है इसका कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल है फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स का। प्रैक्टिकली स्पीकिंग फाइनेंस का जो इस्तेमाल है हम लोग डिफरेंट एरियाज में करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि फाइनेंस से ही ये इसके जो फॉर्मूले हैं आपको इससे पता चलता है कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी किसी चीज़ की। तो फ्यूचर वैल्यू जब आपने फाइंड आउट करनी है तो इस फ्यूचर वैल्यू की बेस के ऊपर आप डिसीजंस ले सकते हैं। और सिर्फ ये फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ अमाउंट्स पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये थोड़ा और भी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है जो इंशाल्लाह जैसे-जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएँगे, आपको ये चीज़ें पता चलती जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्यूएम की बात करें, तो क्यूएम का जो पेपर होता है ना, ये स्टेज 1 का पेपर होता है। इस पेपर का ये एएफसी का पेपर है, ठीक है जी? और इसके बाद जो कैफ लेवल के ऊपर जो पेपर होता है ना, दैट इज़ कैफ 8 यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्यूएम वाले इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जब आप सीफैप लेवल पे जाते हैं ना, तो सीफैप लेवल पे भी एक पेपर है व्हिच इज बीएफडी। ये पेपर जो है ये तो समझ लें कि ये इन फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स पे काफी सारा बेस करता है। इस पेपर में भी तकरीबन 10 से 15 मार्क्स का जो एरिया होता है ना वो फाइनेंस के एरिया से रिलेट कर रहा होता है। इसमें थोड़ा ज्यादा 20 से 25 मार्क्स का जो एरिया होता है ना वो फाइनेंस से ही रिलेट कर रहा होता है। बहरहाल ये जो एएफसी लेवल के ऊपर आप जो ये क्यूएम पढ़ रहे हैं फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें भी तकरीबन जो है ना वो 15 से 20% का जो एरिया है वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड होता है। बहरहाल तो ये जो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे फ्यूचर वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एनुइटीज, परपेचुइटीज, ये आपको आगे भी जाके जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स पे हेल्प कर रहे होंगे। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने अभी बात की कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक फंड होता है जो आप मेंटेन करते हो फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सम एक्स अमाउंट इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर में कुछ अमाउंट चाहिए तो आप उस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हो जिसका नाम है सिंकिंग फंड और नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। इसके अलावा एक और जो पर्पस है एनुइटीज का या परपेचुइटीज का या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज का, वो होता है जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। ओए होए होए होए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। अप्रेजल करना कहते हैं किसी चीज को वैल्यूएट करने को। तो कभी कभार ये जो एनुइटीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। जो डिफरेंट कंपनीज है वो इस्तेमाल करती हैं कुछ बिजनेस को शुरू करने के लिए। देखिए आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपका उस बिजनेस का जो पर्पस है वो यही है ना कि आप इसमें से प्रॉफिट कमा सकें। अगर आप इस बिजनेस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते तो इस बिजनेस का फिर क्या फायदा, राइट? तो एक बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, वो कब कब मिलेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्या वो बिजनेस जो है वो आपको प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, क्या वो बिजनेस शुरू करना चाहिए या अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो सीधा बैंक में जमा करा दें। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना ये हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के कॉन्सेप्ट में करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इवन बीएफडी के अंदर तो आपको शायद 15-16 टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं। नहीं थोड़ी कम, तकरीबन 7-8 के करीब टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे दो बेसिक, बहुत ही बेसिक जो है ना वो टेक्निक्स पढ़ेंगे, एनपीवी मेथड और दूसरी है जी आईआरआर। ठीक है, बहुत सारे और भी हैं जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स के। हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी जब बिजनेस कोई इन्वेस्टमेंट करने लगता है, कोई बिजनेस शुरू करने लगता है तो वो उसको इवेल्युएट करता है कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। उसके दो तरीके हैं, एक है जीएनपीवी मेथड और एक है आईआरआर मेथड। अच्छा, एक एक करके इन दोनों मेथड्स के बारे में जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। एनपीवी मेथड ये कहता है कि जनाब जब भी कभी आप कोई बिजनेस करने लगे हैं तो आप देखें कि आपको उस बिजनेस में आप लगाने क्या लगे हैं और आपको मिलेगा क्या उस बिजनेस से। ठीक है ना जी? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक बिजनेस है मेरे पास जिसमें मैं लगाने लगा हूं 2 लाख रुपए और मुझे उससे प्रॉफिट्स मिलेंगे 15,000 पहले साल, 20,000 दूसरे साल, 30,000 तीसरे साल और 40,000 चौथे साल। और उसके बाद वो बिजनेस जो है ना वो एंड कर दूंगा मैं। तो आप देखें कि आपने इस बिजनेस में कितने पैसे लगाए, 2 लाख, आपको मिल कितने रहे हैं, 40 और 30 70 और 20 90, 1,05,000। तो क्या आप ये बिजनेस करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं।
ठीक है, अच्छा अमाउंट चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी एक बिजनेस है जो आप 2 लाख रुपए से ही शुरू करने लगे हैं, पहले साल आपको मिलेंगे 25,000, दूसरे साल भी आपको 25,000, तीसरे साल भी 25,000, नहीं 25 नहीं 50 50 कर लेते सॉरी, 4 सालों में 50 करके आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। फिर मैंने 2 लाख लिखना शुरू कर दिया, सॉरी 50 लिखना है जी यहाँ पे। और वो ब्लैक स्क्रीन जो है वो गायब हो चुकी है, वो सारा कुछ ही गायब हो गया। चले दोबारा से शुरू कर लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया आपने जी, 2 लाख रुपए लगाए, पहले साल के एंड पे आपको मिले 50,000, दूसरे साल के एंड पे आपको मिले 50,000, तीसरे साल के एंड पे आपको मिले 50,000, और चौथे साल के एंड पे भी आपको मिले 50,000। 2 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए वापस आ गए। ठीक है, चलिए 2 लाख नहीं, 2 लाख और 1,000 रुपया वापस आ गया, 51,000। तो 51,000 रुपए आपको इस साल वापस आ गए। तो इसका मतलब यह है कि आपने 2 लाख रुपए लगाए और 2,01,000 रुपए कमा लिए। तो क्या ये बिजनेस कर लेना चाहिए, प्रॉफिटेबल है? चलिए कर लेना चाहिए या नहीं वो तो ठीक, वो एक अलग बात है। क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? आप लोगों का क्या ख्याल है, जरा बताएं। 1,000 का प्रॉफिट है, एक बच्चे ने कहा जी बिल्कुल। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो नो नो, इसकी क्या वजह है जी, क्यों नहीं है नॉट प्रॉफिटेबल? व्हाई नॉट प्रॉफिटेबल? नहीं, एक बच्चे ने कहा जी एक्सपेंस भी होता है, ये जो पैसे मिल रहे हैं ना ये एक्सपेंस वगैरह सारे माइनस करने के बाद है। ठीक है, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? क्या इसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है? प्रॉफिट है लेकिन थोड़ा है। हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, 2,01,000 रुपए आ रहे हैं, प्रॉफिट है, लॉस तो नहीं है ना। ठीक है, कुछ बच्चे जो है ना वो सही जवाब भी दे रहे हैं। तो हाँ, अब देखें, मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। देखें, ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये जो 50,000 रुपए हैं, जो आज से 1 साल के बाद मिल रहे हैं, आज इनकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करूं तो वो 50,000 तो नहीं होगी, वो तो 50,000 से कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो आज से 4 साल के बाद 51,000 रुपए मिलने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो बहुत कम होगी। तो अगर हमने आज कंपैरिजन करना है तो हम आज के 2 लाख रुपए के कैश फ्लोज के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हम ये जो 1 साल के बाद मिल रहा है इसकी 1 साल पीछे की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, ये जो 2 साल बाद मिल रहा है इसको 2 साल पीछे लेके आएंगे, 2 साल डिस्काउंट करेंगे और इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। ये जो 3 साल के बाद मिल रहा है इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, और ये जो 4 साल के बाद मिल रहा है इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। और फिर उनको कंपेयर करके देखेंगे कि जो फ्यूचर में हमें पैसे मिल रहे हैं इनकी आज कितनी वैल्यू है, क्योंकि आज इनको कमाने के लिए मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, राइट? So this is the method of net present value method. NPV method आपको ये बताता है कि अगर आपने किसी एक बिजनेस के बारे में ये देखना है कि उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो आप ऐसे करें कि आप उसके जो डिफरेंट डेट्स के ऊपर जो पेमेंट्स हैं उन पेमेंट्स को एक डेट पे ले आए, जो भी आपका डेट, जो भी आपके दिल करता है उस डेट पे तमाम इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ले आए, तमाम कैश जो आपने लिए हैं और तमाम कैश जो आपने दिए हैं उन सबको एक डेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि ये बिजनेस करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे वो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कहा कि अभी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे लेकिन इसके बाद सोचेंगे कि ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी उनके साथ हुआ। बहरहाल, तो जनाब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आपको ये कहता है कि जब कभी भी आप किसी बिजनेस की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो आपने उसके तमाम फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे वो कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और उसके बाद उनकी तमाम इनफ्लोज की और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करना है और उसके बाद देखना है कि क्या वो बिजनेस बेनिफिशियल है या नहीं है। अब फर्ज करें कि मैं ये देखता हूँ कि इन तमाम की जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1,70,000। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ली है। ठीक है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसी के आसपास आएगी। तो जब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट की, सम किया,
तो अब मुझे पता लग रहा है कि यार ये जो बिजनेस है ये 2 लाख रुपए मेरे लग रहे हैं, लेकिन 1,70,000 रुपए मुझे वापस मिल रहे हैं, तो दिस बिजनेस शुड नॉट बी एंटर्ड इनटू, ये काम जो है ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है जी, सही है। तो दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस, दिस इज हाउ वी evaluate a project by using the net present value method, NPV मेथड। NPV मेथड जो है वो ये कहता है कि आपने जो भी बिजनेस है उसकी तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज, चाहे वो इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है, उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें और उन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को सम कर लें। ठीक है ना जी। आपके पास दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं। एक कैश फ्लोज होते हैं कि जी आपने पैसे दिए, जिनको हम पेमेंट्स कहते हैं, पैसे लगा दिए, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। और एक आपको कैश या प्रॉफिट या जो भी है वो रिसीव हुआ, इसे हम इनफ्लो कहते हैं। तो कैश फ्लोज दो तरह के होते हैं, एक कैश फ्लो को कैश आउटफ्लो कहते हैं और एक टाइप के कैश फ्लो को कैश इनफ्लोज कहते हैं। नॉर्मली जो आउटफ्लोज होते हैं उनको नेगेटिव नंबर्स में लिखा जाता है और जो इनफ्लोज होते हैं उनको पॉजिटिव नंबर्स में लिखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपने किसी से पैसे लेने थे, ठीक है जी, आपने रिसीव करने थे किसी से पैसे, और अब वो आपने रिसीव नहीं करने, एक पैसे आपको आने थे और आपने जो है ना वो पैसे आप रिसीव नहीं करने, उस बंदे ने कहा जी मैं तो नहीं देने, तो आपका नुकसान हुआ ना। तो या तो जो पेमेंट्स होती है इनको आउटफ्लो कहते हैं, या अवॉइडेंस ऑफ इनफ्लो भी जो होता है, यानी कि एक इनफ्लो होना था वो नहीं हुआ, इसको भी हम आउटफ्लो ट्रीट करेंगे। सिमिलरली पैसे जो रिसीव किए हैं इनको हम लोग इनफ्लो कहते हैं, या अगर आपने कोई पैसे देने थे और वो आपने नहीं दिए, इसको हम अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो कहते हैं। तो इनफ्लो की दो एग्जांपल्स हो सकती हैं, पैसे रिसीव किए या देने थे और नहीं दिए, इन दोनों जो हम लोग इनफ्लो कहते हैं और इनको पॉजिटिव नंबर्स के तौर पे शो किया जाता है। और जो आउटफ्लोज होते हैं इनमें आपने पैसे दिए या लेने थे और नहीं मिले, ये दोनों चीजें आउटफ्लो में आती। ठीक है जी। इनफ्लो को पॉजिटिव लिखते हैं, आउटफ्लो को नेगेटिव लिखते हैं। जब आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज की तमाम की प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड आउट करके उसका सम करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, उसे हम एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कहते हैं। जो भी प्रोजेक्ट है उसकी एनपीवी फाइंड आउट करने का मतलब यह है कि उसके अंदर तमाम कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो दैट विल बी द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसका यूजेज क्या है? दो रूल्स होते हैं जी। एक होता है जी फिजिबिलिटी रूल। फिजिबिलिटी रूल का ये मतलब है कि एक बिजनेस की फिजिबिलिटी फाइंड आउट की जाए, क्या ये बिजनेस फिजिबल, क्या ये बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो, राइट, आप एनपीवी फाइंड आउट करें और उसका आंसर आए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है ना वो फिजिबल होता है, तो फिर वो आपको वो वाला प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। और अगर उसकी एनपीवी नेगेटिव हो तो ये प्रोजेक्ट जो है ना फिजिबल नहीं होता। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल ली, तो हमने जो है ना वो कैश आउटफ्लो थे 2 लाख के, तो नेगेटिव 2 लाख हो गया, और उसके अंदर जितने भी उसके कैश इनफ्लोज थे वो सारे 1,70,000 रुपए हमने अज्यूम किए थे कि इतने हैं, तो ये 30,000 रुपया जो है ये नेगेटिव एनपीवी है इसकी। तो इस केस में एनपीवी नेगेटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल, ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हों और आप उनका कंपैरिजन कर रहे हो, तो दो प्रोजेक्ट्स में जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी बेहतर होगी, ज्यादा बड़ी होगी, वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर है। तो कंपैरिजन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं तो आप उन दोनों की एनपीवी फाइंड आउट करें, तो जो बिजनेस जो है वो ज्यादा अच्छी, जिसकी ज्यादा हाई जिसकी एनपीवी होगी, दैट विल बी योर मोर बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। अच्छा जी, देखिए एक चीज समझना जरूरी है, सब लोग जरा गौर से सुन लें। वो ये है कि अगर किसी कंपनी की एनपीवी किसी बिजनेस की 0 आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है
नहीं है और जरा भी नहीं है कि इसका जो प्रॉफिट है वो जीरो होगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर एक कंपनी की जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस में है। इसका ये मतलब नहीं है। तो एनपीवी नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये लॉस है, एनपीवी पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि इसका प्रॉफिट है। ठीक है। खैर डेफिनेटली एनपीवी जो है वो, एनपीवी और प्रॉफिट जो है वो सेम नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। अच्छा, फिर एनपीवी है क्या? देखिए, आप एक बिजनेस शुरू करने लगे, आपके पास वो एक बिजनेस है जिसको आप चेक कर रहे हो, लेकिन अगर कोई सियाना आपको कहे कि यार तुम्हें क्या पड़ी है, तुम बिजनेस शुरू करो, तुम बैंक में डिपॉजिट करा दो। ठीक है ना जी, तुम बैंक में डिपॉजिट करा दो, बिजनेस ना शुरू करो। तो हमेशा आपके पास अगर कैश है, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये होती है कि आप उस बिजनेस को शुरू ना करें और बैंक में पैसा जमा करा दें। ठीक है जी। किसी भी प्रोजेक्ट की एनपीवी का ये मतलब होता है कि अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट ना करवाएं और बिजनेस में लगा दें, तो आपको बैंक में डिपॉजिट कराने की निस्बत कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है। ये एनपीवी का मतलब है। एनपीवी का मतलब ये है कि जो पैसे आपने बिजनेस में लगाए हैं, अगर वो आप बैंक में डिपॉजिट करा देते तो आपके बेनिफिट में इतना फर्क आना था। ठीक है। एक बिजनेस की एनपीवी अगर 4,000 है ना, तो इसका मतलब ये है, 40,000 है अगर, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस में लगाया तो आपको प्रॉफिट मिला 9,60,000 का, और अगर बैंक में लगाया होता तो आपको 9,20,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है एक्चुअली एनपीवी। कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं वो आपने बैंक में जमा कराए तो आपको जितना प्रॉफिट मिला, और वो पैसे अगर आपने बिजनेस में लगाए तो आपको जितना प्रॉफिट मिला, इन दोनों प्रॉफिट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, दैट इज एक्चुअली एनपीवी ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना जी। तो दिस इज एनपीवी। तो अगर एक एनपीवी जीरो है, एनपीवी पॉजिटिव है, एनपीवी नेगेटिव है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। हो सकता है ये प्रॉफिट में हो सकता है ये लॉस में हो बिजनेस, क्योंकि इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके। ठीक है ना जी। तो इनकम में से जब आप एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपका फिर प्रॉफिट आइडेंटिफाई होगा। दिस वाज द क्वेश्चन जो आपने पूछा था, बहरहाल आपका अपना कसूर है, आपने पूछा था। नहीं, ये खान जमान आपने जो बात की है कि जीरो एनपीवी ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मैंने भी आपको बताया कि एनपीवी का मतलब क्या है। एनपीवी का ये मतलब है कि इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड यू इन्वेस्ट इन बैंक, तो आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। और जो ब्रेक इवन होता है वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर बिजनेस खुद नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है। तो एनपीवी और ब्रेक इवन में फर्क है। एनपीवी और ब्रेक इवन दोनों सेम चीजें नहीं है, ये चीज समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। चलिए जी, हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और उनकी हम लोग सम जब करते हैं तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है।